नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल ज्ञानशाला एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को डिस्कस करेंगे। पहले तो हम यह समझेंगे कि जुलाई माह के अंतिम महीने में जारी यह पॉलिसी एक बार फिर चर्चा में क्यों रही। एक्चुअली हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्कूल एजुकेशन कॉन्क्लेव में बोलते हुए कहा कि एनईपी पॉलिसी 2022 तक लागू करने के लिए सभी हित समूह अर्थात स्टेक होल्डर्स को आगे आना होगा। आई अर्ज ऑल स्टेक होल्डर्स टू कम टुगेदर टू इम्प्लीमेंट एनईपी बाय 2022, यानी कि 2022 तक एनईपी को लागू करने की सरकार की मंशा है, वह प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट से साबित हो रही है। अब हम यह समझेंगे कि आखिर कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। What is the need for a new education policy? पहली बात तो यह कि इससे पहले की पॉलिसी लगभग 34 साल पहले आई थी। More than 3 decades have passed since the last education policy was released। और उसके बाद इससे पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में आई थी और जनार्दन रेड्डी कमेटी की अनुशंसा पे 1992 में इसमें कुछ संशोधन हुआ था, यानी कि एक लंबा समय बीत चुका है पिछली एजुकेशन पॉलिसी के आए हुए। और उसके बाद जो हमारी वास्तविक स्थिति है, जो सोशल इकोनॉमिक जो कंडीशन है भारत की काफी बदल चुकी है। खासकर 1992 से जो भारत में नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे एलपीजी के रूप में, आप सभी जानते होंगे, उसे देखते हुए आप समझ ही सकते हैं कि भारतीयों के लिए नए वर्ल्ड व्यू का, यानी कि यहाँ पे जो सोसाइटी है, जो इकोनॉमी है, ये सारी चीजें भारत में बदल चुकी थी। साथ ही एक नया वर्ल्ड व्यू भारतीयों के सामने आया था, परंतु उस हिसाब से हमारी नई पीढ़ी तैयार नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारी शिक्षा का स्वरूप पुराना ही था। ऐसे में एक नई एजुकेशन पॉलिसी, एक नए एजुकेशन सिस्टम की आवश्यकता को आप समझ ही सकते हैं। वहीं जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सैलिएंट फीचर्स की बात करते हैं तो पहले हम ये समझ लेना होगा कि पहले की पॉलिसी वस्तुतः एक्सेस और इक्विटी पर केंद्रित थी, अर्थात शिक्षा की उपलब्धता तथा यह बिना भेदभाव के सभी तक पहुंच सके, इस उद्देश्य पर केंद्रित थी। वहीं जो नई नीति है वह मुख्यतः क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता पर केंद्रित है। साथ ही यह नीति भारत के स्कूल एजुकेशन व हायर एजुकेशन दोनों के मामले में विजन तो देती है, साथ ही कार्य करने का फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कराती है। जहां तक स्कूल एजुकेशन की बात है, देख लेते हैं कि इस शिक्षा नीति में क्या क्या प्रावधान है। तो एक तो इसके अंतर्गत 2030 तक स्कूलों में 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही शिक्षा में दबाव कम करने के लिए कोर्स को घटाने की बात की गई है और 6 क्लास से ही वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रावधान यह नीति करती है। साथ ही इस नीति के तहत स्कूल एजुकेशन जो है मुख्यतः मातृभाषा में ही दिए जाने पर अधिक फोकस है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है दोस्तों, क्योंकि अभी की जो शिक्षा है वो मुख्यतः इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए जो मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है, ये एक गेम चेंजर प्रावधान हो सकता है, क्योंकि माना यह जाता है कि मातृभाषा में दी गई शिक्षा ही छात्रों या बच्चों को अधिक समझ में आती है। तो यह नीति जो है मातृभाषा पर अधिक फोकस करती है। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं वो यह है कि जो एजुकेशन का पहले 10+2 का स्ट्रक्चर था उसे चेंज करके अब 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आइए अब इसे हम समझ लेते हैं ये क्या होता है। पहले देखिए, पहले की जो व्यवस्था है उसमें 10+2 का स्ट्रक्चर है, वहीं अब 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है। पहले के जो 5 साल हैं जिसे फंडामेंटल लेवल कहा जाएगा, उसमें एलकेजी, केजी व यूकेजी होगा और फर्स्ट तथा सेकंड क्लास होगी। वहीं जो प्राइमरी लेवल है ये 3rd से लेकर 5th क्लास के बच्चों के लिए होगा। उसके बाद 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों हेतु 6 से 8 तक का मिडिल लेवल है और 9 से 12th क्लास के बच्चों के लिए सेकेंडरी लेवल की बात कही गई है। जबकि पहले ये जो प्री स्कूलिंग था ये अल्टरनेट हुआ करता था, बच्चे सीधे फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले सकते थे और 1st से 10th तक एक स्ट्रक्चर चलता था और 11, 12 को हायर सेकेंडरी बोला जाता था, ये स्ट्रक्चर था। अब इस स्ट्रक्चर को खत्म करके इस स्ट्रक्चर को लाने की बात कही जा रही है। वहीं जब हायर एजुकेशन में चेंज की बात की जाए तो इस नीति के अंतर्गत अब अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री होगी वो 3 अथवा 4 साल की होगी और यहां पर मल्टीपल एग्जिट और एंट्री का ऑप्शन भी होगा।
और जिस लेवल पे छात्र उस कोर्स को छोड़ेगा उसके अनुसार उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर वो पहला साल 3 साल का मान लीजिए कोर्स है और पहले साल बाद ही वो छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल बाद वो कोर्स छोड़ता है तो उसे एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और पूरे 3 साल बाद वह कोर्स छोड़ता है या पूरे 3 साल वो कोर्स करता है तो फिर उसे तब जाकर उसे डिग्री अवार्ड की जाएगी, तब जाकर उसे डिग्री दी जाएगी। यही नहीं, वो एक बार कोर्स छोड़ने के बाद पुनः कोर्स में एंट्री भी ले सकता है और ऐसे में उसकी पहले की पढ़ाई भी काउंट होगी। यह कैसे होगा? तो पहले हम तो इसके लिए एक क्रेडिट बेस्ड सिस्टम बनाया जाएगा जहां एक क्रेडिट 1 घंटे की पढ़ाई अथवा 2 घंटे के प्रैक्टिकल वर्क के बराबर होगा। और किसी छात्र के क्रेडिट को सेव करने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को बनाया जाएगा और किसी समय में किसी छात्र के पास कितनी क्रेडिट है उसका जिक्र उसके सीवी में होगा, जिससे डिग्री ना प्राप्त करने पर भी उसकी क्रेडिट के आधार पर नियोक्ता उसे नौकरी दे सकेंगे। साथ ही जब वह पुनः पुराने कोर्स में एंट्री करेगा तो पहले के क्रेडिट्स होंगे उसके आगे से क्रेडिट्स जुड़ना शुरू हो जाएंगे। यानी कि मान लीजिए कोई कोर्स लगभग 124 क्रेडिट्स का है। ये जो 124 क्रेडिट्स है ये एक्चुअली मैं अमेरिकन सिस्टम की बात कर रहा हूं। वहां पे अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज होते हैं वो लगभग 124 क्रेडिट्स के होते हैं। और मान लीजिए उस छात्र ने 100 क्रेडिट्स अर्जित कर लिए हैं और उसने वो पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के कई कारण हो सकते हैं। वो नौकरी करने लगा, किसी और डिसिप्लिन में जाकर उसने कोई और कोर्स ज्वाइन किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अगर वह कोर्स छोड़ देता है 100 क्रेडिट्स लेकर और फिर वो कभी 2 साल या 3 साल या 4 साल बाद वो फिर से आना चाहता है इस कोर्स में, तो अगला जो वो पढ़ाई करेगा या जो क्रेडिट्स जुड़ना शुरू होंगे वो 100 के आगे यानी कि 101, 102 ऐसे वो जुड़ना शुरू होंगे और जब वो 124 के पास पहुंचेगा तब उसे फिर से डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी। तो मित्रों, यह होगा पूरा सिस्टम। साथ ही शोध हेतु इच्छुक छात्र अब सीधे मास्टर डिग्री के बाद अथवा 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के साथ 1 साल के रिसर्च ओरिएंटेड मास्टर डिग्री लेने के बाद सीधे ही पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। अंडरटेकिंग अ पीएचडी शैल रिक्वायर ईदर अ मास्टर डिग्री और अ 4-year बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च। साथ ही एमफिल प्रोग्राम को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि द एमफिल प्रोग्राम शैल बी डिसकंटिन्यूड। क्योंकि एमफिल होने से छात्र पहले मास्टर डिग्री लेते हैं, फिर एमफिल करते हैं और उसके बाद पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। हालांकि अभी भी पीएचडी में एडमिशन लेने हेतु एमफिल करना अनिवार्य नहीं है, परंतु मेनली प्रैक्टिसेस ऐसे ही चलती हैं क्योंकि छात्र को लगता है एमफिल कर लूंगा तो मेरी पीएचडी की मान्यता अधिक होगी। साथ ही यह नीति मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को बढ़ावा देने की बात करती है, जहां स्टेम के छात्र, स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के छात्र सोशल साइंसेस सब्जेक्ट के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सोशल साइंस के छात्र स्टेम में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके लिए यह नीति कहती है, पॉलिसी सजेस्ट दैट बाय 2040 ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल एम टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन। यानी कि 2040 तक सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर डेवलप किया जाएगा। साथ ही यह नीति हायर एजुकेशन कमीशन की स्थापना की भी बात करती है, जो मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर सभी हायर एजुकेशन फील्ड के लिए गवर्निंग बॉडी की तरह काम करेगी। कुल मिलाकर यह नीति बहुत शानदार है, परंतु सरकार के सामने असली चुनौती यह है कि वह इस नीति को व्यवहार में अथवा जमीनी स्तर पर कैसे उतारती। और इसके लिए फाइनेंस एक महत्वपूर्ण अवरोध बन के आएगा, क्योंकि इस नीति के अंतर्गत ये माना गया है कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च किया जाना चाहिए, तभी इस नीति के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो पाएंगे। लेकिन ये 6% जीडीपी के खर्च करने की बात तो 1986 की नीति में भी की गई थी। लेकिन आज की स्थिति यह है कि भारत सरकार शिक्षा पर 2.7% से लेकर 3%, 2.7% से लेकर केवल 3% तक ही खर्च कर पाती है। ऐसे में 6% खर्च कर पाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इस आशा के साथ कि सरकार इस नीति को जमीनी स्तर पर उतारने में सफल होगी, हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए विषय के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।